नमस्कार, मैं हूँ सारिका पंकज और आज है शनिवार। तो आज मैं किसकी चिट्ठियां लेकर आती हूँ? जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू के लिखे हुए चिट्ठियों को लेकर मैं आपके पास आती हूँ। लेकिन जो लोग आज पहली बार हमसे जुड़े हैं उन्हें तो बता ही देती हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री ही नहीं, एक महान स्वप्नद्रष्टा, शांति के दूत, विचारक, प्रगतिशील व वैज्ञानिक सोच के साथ ही बेहतरीन लेखक भी थे। उन्होंने अंग्रेजी में लिखा और विश्व साहित्य को लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी कालजयी रचनाएं दी। इन पुस्तकों का अनुवाद दुनिया की कई भाषाओं में भी हुआ। खास बात यह है कि जेल में रहते हुए नेहरू जी ने अपनी बिटिया इंदिरा प्रियदर्शनी को कुल 146 पत्र लिखे, जो बाद में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर में भी छापे गए। इस किताब का हिंदी अनुवाद महान कथाकार, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने किया था, जिसका ताजा संस्करण पेंगुइन इंडिया ने प्रकाशित किया। साहित्य तक नेहरू जी की जयंती से उनकी पुण्यतिथि तक उनकी इसी पुस्तक की कहानी शैली में लिखी चिट्ठियों के साथ आपसे रूबरू हो रहा है और जिसे लेकर आ रही हूं मैं, सारिका पंकज। तो चलिए आज की कहानी जो है उसके विषय में बात करते हैं। आज की जो कहानी है वो है समुद्री सफर और व्यापार, और ये 21वीं कहानी है। फिनिशियन और पुराने जमाने की एक सभ्य जाति थी। उसकी नस्ल भी वही थी जो यहूदियों और अरबों की होती है। वह खासकर एशिया माइनर के पश्चिमी किनारे पर रहते थे, जो आजकल का तुर्की है। उनके खास शहर एकर, टायर और सिडोन भूमध्य समुद्र के किनारे पर थे। वे व्यापार के लिए लंबे सफर करने में मशहूर थे। वे भूमध्य समुद्र से होते हुए सीधे इंग्लैंड तक चले जाते थे। शायद वे हिंदुस्तान भी आए हों। अब हमें दो बड़ी बड़ी बातों की दिलचस्प शुरुआत का पता चलता है। समुद्री सफर और व्यापार आजकल की तरह उस जमाने में अच्छे एगनबोट और जहाज न थे। सबसे पहली नाव, जिसे दरख्त के तनों को खोखला करके बनाई गई होगी, इनके चलने के लिए डंडों से काम लिया जाता था और कभी कभी हवा के जोर के लिए तिरपाल लगा देते थे। उस जमाने में समुद्र के सफर बहुत दिलचस्प और भयानक रहे होंगे, ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है। अरब सागर को एक छोटी सी किश्ती पर जो डंडों और पालों से चलती हो, तय करने का ख्याल तो करो जरा। उनमें चलने फिरने के लिए बहुत कम जगह रहती होगी और हवा का एक हल्का सा झोंका भी उसे एक तले ऊपर कर देता है। अक्सर वो डूब भी जाती थी। खुले समुद्र में एक छोटी सी किश्ती पर निकलना बहादुरी ही का तो काम है। उसमें बड़े बड़े खतरे थे और उनमें बैठने वाले आदमियों को महीनों तक जमीन के दर्शन नहीं होते थे। अगर खाना कम पड़ जाता था तो उन्हें बीच समुद्र में कोई चीज नहीं मिल सकती थी, जब तक कि वह किसी मछली या चिड़िया का शिकार न कर लें। समुद्र खतरों और जोखिम से भरा हुआ था। पुराने जमाने के मुसाफिरों को जो खतरे पेश आते थे, उसका बहुत कुछ हाल किताबों में मौजूद है, पढ़ने को मिल ही जाता है। लेकिन इस जोखिम के होते हुए भी लोग समुद्री सफर करते थे। मुमकिन है कुछ लोग इसलिए सफर करते हों कि उन्हें बहादुरी के काम पसंद थे, लेकिन ज्यादातर लोग सोने और दौलत के लालच में सफर किया करते थे। वे व्यापार करने जाते थे, माल खरीदते थे और बेचते थे और धन भी कमाते थे। अब सवाल यह है कि व्यापार क्या है? आज तुम बड़ी बड़ी दुकानें देखती हो और उनमें जा करके अपनी जरूरत की चीज खरीद लेती हो, जो कि बेहद सहज है। लेकिन क्या तुमने ध्यान दिया है कि जो चीजें तुम खरीदती हो वे आती कहां से हैं? तुम इलाहाबाद की एक दुकान में एक शॉल खरीदती हो, वो कश्मीर से यहाँ तक सारा रास्ता तय करता हुआ आया होगा और ऊन कश्मीर और लद्दाख की पहाड़ियों में भेड़ों की खाल पर पैदा हुआ होगा। दांत का मंजन जो तुम खरीदती हो, शायद जहाज और रेलगाड़ियों पर होता हुआ अमेरिका से आया हो। इसी तरह चीन, जापान, पेरिस या लंदन की बनी हुई चीजें भी मिल सकती हैं। विलायती कपड़े के एक छोटे से टुकड़े को ले लो जो यहाँ बाजार में बिकता है। रुई पहले हिंदुस्तान में पैदा हुई और इंग्लैंड भेजी गई। एक बड़े कारखाने ने इसे खरीदा, साफ किया
उसका सूत बनाया और तब कपड़ा तैयार किया गया। ये कपड़ा फिर हिंदुस्तान आया और बाजार में बिकने लगा। बाजार में बिकने के पहले इसे लौटा फेरी में कितना 1000 मीलों का सफर करना पड़ा होगा। ये नादानी की बात मालूम होती है कि हिंदुस्तान में पैदा होने वाली रुई इतनी दूर इंग्लैंड भेजी जाए और वहां उसका कपड़ा बने और फिर हिंदुस्तान में वापस आए। इसमें कितना वक्त, रुपया और मेहनत बर्बाद हो जाती है। अगर रुई का कपड़ा हिंदुस्तान में ही बने तो वह जरूर ज्यादा सस्ता और अच्छा होगा। तुम जानती हो कि हम विलायती कपड़े नहीं खरीदते, हम खद्दर पहनते हैं, क्योंकि जहां तक मुमकिन हो अपने मुल्क में पैदा होने वाली चीजों को खरीदना अक्लमंदी की बात है। हम इसलिए भी खद्दर खरीदते और पहनते हैं कि उससे उन गरीब आदमियों की मदद हो जाती है जो उसे काटते और बुनते हैं। अब तुम्हें मालूम हो गया होगा कि आजकल व्यापार कितनी पेचीदा चीज है। बड़े बड़े जहाज एक मुल्क का माल दूसरे देश को पहुंचाते रहते हैं, लेकिन पुराने जमाने में ये बात नहीं होती थी। जब हम पहल किसी एक जगह आबाद हुए तो हमें व्यापार करना बिल्कुल नहीं आता था। आदमी को अपनी जरूरत की चीजें आप बनानी पड़ती थी। ये सच है कि उस वक्त आदमी को बहुत सी चीजों की जरूरत नहीं थी। जैसा तुमसे पहले कह चुका हूँ कि उसके बाद जाति में काम बांटा जाने लगा। लोग तरह तरह के काम करने लगे और तरह तरह की चीजें भी बनाने लगे। कभी कभी ऐसा होता होगा कि एक जाति के पास एक चीज ज्यादा होती होगी और दूसरी जाति के पास दूसरी चीज ज्यादा। इसलिए अपनी अपनी चीजों को बदल लेना उनके लिए बिल्कुल सीधी सी बात थी। मिसाल के तौर पर एक जाति एक बोरे चने पर एक गाय देती होगी। उस जमाने में रुपया नहीं होता था, ये ध्यान रखने योग्य बात है। चीजों का सिर्फ बदला होता था। इस तरह बदलायन शुरू हुआ। इसमें कभी कभी दिक्कत पैदा होती होगी। एक बोरे चने या इसी तरह की किसी दूसरी चीज के लिए एक आदमी को एक गाय या 2 भेड़ें ले जानी पड़ती होंगी, लेकिन फिर भी व्यापार तरक्की करता रहा। जब सोना और चांदी निकलने लगा तो लोगों ने उसे व्यापार करने के लिए काम में लाना शुरू किया। उन्हें ले जाना ज्यादा आसान था और धीरे धीरे माल के बदले सोने या चांदी देने का रिवाज निकल पड़ा। जिस आदमी को पहल ये बात सूझी होगी वो बहुत होशियार होगा। सोने चांदी के इस तरह काम में लाने से व्यापार करना बहुत आसान हो गया। लेकिन उस वक्त भी आजकल की तरह सिक्के तो थे नहीं। सोना तराजू पर तौलकर दूसरे आदमी को दे दिया जाता था। उसके बहुत दिनों बाद सिक्के का रिवाज शुरू हुआ और इससे व्यापार और बदले में और भी सुविधा हो गई। तब तौलने की जरूरत नहीं रही होगी, क्योंकि सभी आदमी सिक्के की कीमत जानते थे। आजकल सब जगह सिक्के का रिवाज है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि निरा रुपया हमारे किसी काम का नहीं। ये हमें अपनी जरूरत की दूसरी चीजों के लेने में मदद भर करता है। इससे चीजों का बदलना आसान हो गया। तुम्हें राजा मिदास का किस्सा याद होगा, जिसके पास सोना तो बहुत था लेकिन खाने को कुछ भी नहीं। इसलिए रुपया बेकार है जब तक हम उससे जरूरत की चीजें न खरीद लें। मगर आजकल भी तुम्हें देहातों में ऐसे लोग मिलेंगे जो सचमुच चीजों का बदला करते हैं और दाम नहीं देते, लेकिन आमतौर पर रुपया काम में लाया जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सुविधा है। बाज नादान लोग समझते हैं कि रुपया खुद ही बहुत अच्छी चीज है और वो उसे खर्च करने के बदले बटोरते और गाड़ते हैं। इससे मालूम हो जाता है कि उन्हें ये नहीं मालूम कि रुपए का रिवाज कैसे पड़ा और ये दरअसल है क्या। साहित्य तक विश्व साहित्य की कालजयी कहानियों के साथ आपसे लगातार मुखातब है। कहानियों के इस सेक्शन में आप किस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं, हमें जरूर बताएं। हम आपके पसंद की कहानी लेकर आप तक आएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। अगली 22वीं कहानी के साथ अगले शनिवार को मिलूंगी। इसी वादे के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।